नमस्ते। I welcome you all to our today's live discussion on tax planning, Unit 25.1 and 25.2 of our subject Retail Banking and Wealth Management. आज का सेशन हमारा मैराथन सेशन होगा जिसमें हम डिटेल में टैक्स प्लानिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप आपका ऑडियो और वीडियो चेक कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो जाए। साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग डिस्कशन अगर आपको कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो प्लीज आप चैट बॉक्स का यूज कीजिए ताकि आपकी क्वेरी हम तुरंत रिजॉल्व करेंगे। जैसे आप सभी को अवगत है, हम सीआईबी और जेआईबी के लिए लाइव क्लासेस कंडक्ट करते हैं यूट्यूब पे, जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट हो जाइए। साथ साथ यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकेंगे। With this, we will start for our today's discussion. तो आज का जो टॉपिक इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग टैक्स प्लानिंग और व्हाट इज टैक्सेशन। हमें सभी को मालूम है कि टैक्स प्लानिंग किस तरह से करना है। तो नाउ वी आर इन नवंबर, अक्टूबर और नवंबर। अभी से हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इस साल के लिए हमें प्लानिंग किस तरह से करना है। जो प्लानिंग हम करते हैं तभी जो टैक्स की कंडीशंस ध्यान में रख के जो प्लानिंग करते हैं, दैट इज नोन एज द टैक्स प्लानिंग। So when government or tax authorities are levying tax on its citizens and business entities, it is known as taxation. So what is the definition of taxation? जब गवर्नमेंट कोई भी टैक्स उनके सिटीजन के ऊपर लगाता है या बिजनेस एंटिटीज के ऊपर कोई अगर टैक्स लगाता है तो वो जो प्रोसेस है वही प्रोसेस को टैक्सेशन करके पहचाना जाता है। इट इज नोन एज टैक्सेशन। अभी हम जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तभी आपको हर टाइम लगेगा कि ये तो बहुत इजी है, लेकिन हमें उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आ जाएंगे वी शुड बी एबल टू आंसर इट कंप्लीटली। The central and state government plays a significant role in determining the taxes in India. जो इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मेजॉरिटी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी टैक्सेस आर कमिंग फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सम ऑफ द टैक्सेस आर imposed बाय लोकल अथॉरिटीज ऑल्सो। So they have implemented various policy reforms over the last few years to streamline the taxation process. सबसे important change जो हुआ है, one latest change, that was the goods and service tax GST, which has simplified the taxation system on the sale and deliverance of goods and services in the country. It is revolution in indirect tax method. जीएसटी की वजह से जो सेल्स एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस की जो इंडिया में सिस्टम थी उनके ऊपर अलग अलग टैक्सेस लगते थे, उसकी जो प्रोसीजर थी वो सरकार ने कंसोलिडेट कर दी, सिंप्लीफाई कर दी। एंड एज अ रिजल्ट देयर इज ओनली वन इनडायरेक्ट टैक्स नाउ, दैट इज नोन एज द जीएसटी, विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री। सो जो टैक्सेशन है, जो टैक्सेस लगाते हैं, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस। क्लासिफिकेशन ऑफ कैश classification of tax structure in India. The tax structure in India can be classified into main categories, that is direct tax and indirect tax. What is the meaning of this? Direct tax means it is defined as a tax levied directly on the taxpayer on the income or profit earned by him during a specified period, that is income tax, corporate tax, etc. तो जब
कोई भी व्यक्ति कोई इनकम अर्न करता है या बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करता है, उसके ऊपर जब उनको टैक्स लगाया जाता है, डायरेक्टली वो टैक्स उन्हीं से रिकवर किया जाता है। दिस इज नोन एज द डायरेक्ट टैक्स। द नेम डायरेक्ट टैक्स, द नेम डायरेक्ट itself indicates that this is the direct tax on the person who is earning some money or earning some profit on his business. Whereas indirect tax means it is defined as a levied not on the income or profit or revenue, but on the goods or services rendered by the taxpayer. कि जब भी टैक्स पेयर कोई सर्विस रेंडर करता है, उससे ऊपर उसको जो इनकम आता है, उन्हीं के ऊपर उनको जो टैक्स पे करना है, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स, और नाउ यू कैन कॉल इट एज जीएसटी। अर्लियर, the list of indirect taxes imposed on taxpayers include service tax, sales tax, VAT, value-added tax, central excise, state excise, custom duty, etc. तो पहले जीएसटी आने के पहले देयर वेर एन नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे सेल्स टैक्स हुआ करता था, वैट होता था, सेंट्रल एक्साइज, स्टेट एक्साइज, कस्टम ड्यूटी। लेकिन जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, कब हुआ? From 1st July 2017. However, with the introduction of goods and service tax, that is GST regime, from 1st July 2017, it has replaced all forms of indirect taxes imposed on goods and services by the state and central government. So as on that, there is only one tax is in existence, that is known as the GST, goods and service tax. There is no need for me to tell in detail right now here. GST has not only reduced the physical interface but also lowered the cost of compliances with the unification of indirect taxes. GST के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जीएसटी की वजह से जो फिजिकल इंटरफेस होता था बिटवीन द the person who is paying the tax and government authorities, taxpayer और government authorities में जो फिजिकल इंटरफेस होता था, वो नंबर ऑफ लेयर्स कम हो गए, वो कम हो गया। साथ साथ बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस, उसमें जो कंप्लायंसेस में जो कॉस्ट आती थी वो भी रिड्यूस हो गई। एंड विथ यूनिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंडिया में एवरीवेयर द टैक्सेस आर सेम। So unification of indirect taxes is one of the important benefit that what we have received from GST. अभी हमेशा जब हम सर क्या टैक्सेशन, यूनिफिकेशन ऑफ द टैक्सेस क्या हुआ ये? यूनिफिकेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनडायरेक्ट टैक्स जो है सभी जगह सेम रहेगा। अभी आप जीएसटी करते हो तो सेंट्रल जीएसटी जो है थ्रू आउट इंडिया दिस विल बी द सेम, एक ही रेट एप्लीकेबल होगा। ओके। Financial year taxation में there are three types of specific periods what we define. First is financial year, second is previous year, and third is assessment year. Financial year is the most important term what we should understand. तो financial year कौन सा है? In simple terms, financial year is the year in which the income is earned, which is also called as the previous year for income tax purpose. तो अभी जो आपकी सैलरी आप अर्न कर रही हो, एक फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। तो अभी आपने अक्टूबर 24 में जो सैलरी अर्न की होगी, फॉर दैट सैलरी द फाइनेंशियल ईयर इज 24-25। तो 24-25 में कोई भी व्यक्ति जितना इनकम अर्न करेगा, तो दैट इनकम इज कंसिडर्ड एज एन ही हैज अचीव्ड एन इनकम इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। So financial year and previous year is one and the same. So income tax purpose के लिए another concept is known as previous year. तो previous year का मतलब यही है कि जिस साल उस व्यक्ति ने इनकम अर्न किया हुआ है, that is known as the previous year. And assessment year is the year in which the income is assessed to tax and all taxes are paid and tax return filed. असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? कि जो प्रीवियस ईयर में व्यक्ति ने इनकम अर्न किया है,
उसको जिस साल में वो इनकम को असेस किया जाता है एंड हम उस इनकम के ऊपर टैक्स पे किया जाता है एंड उस इनकम के लिए हम रिटर्न्स भी फाइल करते हैं। इसीलिए नॉर्मली असेसमेंट ईयर इज द नेक्स्ट ईयर ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर। अभी दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 23-24 था, आई एम टॉकिंग ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें आपने जो इनकम अर्न किया था उसका रिटर्न आपने 24-25 में फाइल कर दिया। तो इट मीन्स इन दिस केस 24-25 is the assessment year. 23-24 was the financial year in which you earned the income. So 23-24 was the previous year. So normally assessment year जो है, it is next year of the previous year. Assessment year. Assessment सर year is प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर सेम ही है क्या? सेम। नॉर्मल सर्कमस्टेंस में 99% केसेस में सेम ही रहता है। ओके। There are certain exceptions, but 99.99% you can say it is one and the same. द असेसमेंट ईयर, इसीलिए मैंने बताया आपको, आप अभी जो सैलरी अर्न कर रही हो, ये साल आप जो सैलरी अर्न कर रही है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 24-25। नाउ प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो 24-25 एंड इसका जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, अभी जो आप टैक्स पे कर रहे हो, यू आर पेइंग इट एज एन एडवांस टैक्स। इसका जो टैक्स आपको पे करना है, जो बचा हुआ टैक्स रहेगा, आप 31 मार्च के बाद पे करते हो जब आप रिटर्न फाइल करोगे। तो आफ्टर 1 अप्रैल 25 we will calculate our total income for 24-25. We will assess the tax on that and we will pay that tax and after that we will submit our return. तो पूरी प्रोसीजर हमारी कब हो जाएगी? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम हमारी प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। इसीलिए नेक्स्ट ईयर विल बी द assessment year for present year. So assessment year is the period during which a person is taxed on the money or income he received in a given financial year. एक्चुअल बेसिस पे आप अभी इस साल की जो सैलरी अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर आपका जो टैक्स है वो नेक्स्ट ईयर काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। And since the revenue for any financial year is calculated and tax in the next year, the evaluation year, हम इस साल का जो हमने इनकम अर्न किया है उसको इवेल्युएट कब करेंगे? नेक्स्ट ईयर हम हमारा इवेल्युएट करेंगे। सो नेक्स्ट ईयर विल बी इवेल्युएशन ईयर एंड दैट इज द ईयर, दैट इज द रीजन जिस साल में हम हमारे इनकम को इवेल्युएट करते हैं उसी को असेसमेंट ईयर कहते हैं। And income tax is considering the assessment year for the purpose of calculating all the formality. इवन आप अगर रिटर्न का फॉर्म भी निकालते हैं तो वहां ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा होगा। Nowhere they will write about the financial year in which you have earned the income. Everywhere they write about the assessment year only. Now what is the meaning of the previous year? Previous year हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। Now let us see only the definition. Section 3 of the Income Tax Act 1961. Previous year means the financial year immediately preceding the assessment year. Assessment year का जो preceding year है वही previous year है। I think मैडम का डाउट क्लियर भी हो जाएगा अभी। इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, अगर कोई नया व्यक्ति अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर देता है, इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन और a source of income newly coming into the existence, अगर किसी का नया इनकम स्टार्ट होता है, जैसे हमने जॉब कर दी, हमें तो सबको 1 अप्रैल को तो जॉब नहीं लगेगी। Somebody may get job in June, may get job in March, somebody may get job in January. So a source of income newly coming into the existence in the said financial year, the previous year shall be the period beginning with the date of setting up of business, the date on which the source of income of new unit come into existence and ending with the said financial year. अगर किसी व्यक्ति को 1 अक्टूबर 2024 से अगर जॉब लगती है
तो उसके लिए फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो रहेगा वो 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 25 तक रहेगा, ओनली 7 मंथ्स। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस। अगर कोई व्यक्ति ने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो जिस दिन वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस दिन से अगले 31 मार्च तक उनका प्रीवियस ईयर रहेगा। इट मीन्स हियर यू कैन से दैट फर्स्ट प्रीवियस ईयर जो है दैट विल बी योर लेस देन 12 मंथ्स। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, व्हाट इज द प्रीवियस ईयर? 23-24 ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। असेसमेंट ईयर कौन सा होगा इसके लिए? 24-25। नेक्स्ट ईयर विल बी द असेसमेंट ईयर। But previous year can start from a later date in the case of new business or source of income, that is from 1/4/23 or any date thereafter up to 31/3/2024। वो भी मैंने आपको दो केसेस के साथ बता दिया कि अगर इस साल में कोई व्यक्ति अपना नया बिजनेस 1 जनवरी से स्टार्ट कर देता है, तो 1 जनवरी 25 टू 31 मार्च 25 विल बी हिज फर्स्ट प्रीवियस ईयर। एंड सैलरी का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, all the companies are required to have a uniform financial year, that is normally a period up to 12 months ending 31st March every year. So पुराने earlier days में some companies were different companies were having different financial years, लेकिन अभी कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक सभी कंपनीज को एक ही फाइनेंशियल ईयर पीरियड रहेगा, एंड वो 12 महीने का फाइनेंशियल ईयर रहेगा, एंड दैट विल बी कंक्लूडेड ऑन 31st मार्च ऑफ एवरी ईयर। इट मीन्स फॉर कंपनीज financial year is now defined as from 1st April to 31st March will be their financial year. However, in case of first accounting period, the same may be of less than 12 months and may extend up to 18 months with prior to approval of ROC. So इसीलिए फर्स्ट ईयर जब कोई नई कंपनी स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट ईयर का जो उनका फाइनेंशियल ईयर होगा वो डेफिनेटली इट विल बी अ लेस देन 12 मंथ्स। लेकिन अगर कंपनी उसको 12 महीने, अगर कंपनी चाहती है कि ये साल का हमारा पीरियड बहुत कम है, हम इसके साथ नेक्स्ट ईयर के साथ अटैच करते हैं, लिंक करते हैं, इन दैट केस आरओसी का अप्रूवल लेके वो उसको 18 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इसका मतलब, अगर कोई कंपनी एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर कोई कंपनी ने 1 अक्टूबर 2024 के बाद अगर अपना एस्टेब्लिशमेंट किया है या न्यूली बिजनेस सेटअप किया है, 1 अक्टूबर 24 के बाद की बात कर रहा हूँ। मान लो हम लेते हैं नवंबर में किसी ने स्टार्ट किया है, एंड अगर वो कंपनी आरओसी को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा ये साल का फाइनेंशियल ईयर 5 महीने का ही होगा, that is from 1st November to 31st March, instead of that मैं उसको 31st March 2026 तक बढ़ाना चाहती हूँ। It means that will be of 17 months. Because it is less than 18 months, ROC may give permission to that. लेकिन अगर कोई कंपनी ने अपना बिजनेस 1 जून या 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट किया है, तो उनका दिस ईयर के 9 महीने रह गए, प्लस अगले साल के 12 महीने हो जाएंगे। सो टोटल जब 21 मंथ्स हो जाते हैं, आरओसी विल नॉट गिव देम परमिशन, बिकॉज मैक्सिमम 18 महीने तक ही फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कंपनी ड्रॉ कर सकती है, खींच सकती है। आई थिंक ऑल आर क्लियर ऑन दिस। Previous year and assessment year are considered as the same in the following cases. अभी तक हमने क्या डिस्कशन किया था? प्रीवियस ईयर जो है वो असेसमेंट ईयर का प्रीसीडिंग ईयर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि असेसमेंट ईयर अगर किसी का 25-26 है, तो प्रीवियस ईयर विल बी 24-25, या अभी जो मेरा प्रीवियस ईयर चल रहा है 24-25, इसके लिए असेसमेंट ईयर विल बी नेक्स्ट ईयर, दैट इज 25-26। लेकिन इसमें कोई एग्जम्पशंस है,
एंड इन दैट एग्जम्पशन के केसेस में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर सेम ही माने जाते हैं। इसका मतलब जिस दिन वो व्यक्ति ने या एंटिटी ने इनकम अर्न किया है उसी साल उसको अपना इनकम अथॉरिटी से असेस भी करवा के लेना है इन द सेम ईयर, सेम फाइनेंशियल ईयर। अभी क्या क्या एग्जम्पशंस है? इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस इन इंडिया इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट व्यक्ति शिपिंग बिजनेस इंडिया में करती है तो उनको उसका जो इनकम उसने अर्न किया होगा उस बिजनेस से इन द सेम ईयर उसको उस अथॉरिटी से असेस करवा के लेना जरूरी है। असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़ना चाहता है या इंडिया छोड़ के परमानेंटली बाहर जाना चाहता है, इन दैट केस उसका इनकम सेम ईयर में असेस किया जाएगा। assessment of association of person or body of individuals or artificial juridical persons which are formed and dissolved within the same previous year। अगर कोई सेम प्रीवियस ईयर में और सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई एसोसिएशन, लोगों ने एक एसोसिएशन बना दी, उनका बिजनेस उन्होंने स्टार्ट भी जिस साल में स्टार्ट किया उसी साल में अगर खत्म किया है तो वो जो इनकम उनको असेस करना है वो उसी ईयर में उनको असेस करवा के लेना है। असेसमेंट ऑफ पर्सन सस्पेक्टेड टू ट्रांसफर देयर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई किसी को डाउट होता है कि कोई व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी जो है वो बाहर ट्रांसफर कर रहा है टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी, इन दैट केस उसका जो इनकम है सेम ईयर में असेस करना जरूरी है। and assessment of income from a business which has been discontinued during the previous year। जो बिजनेस अगर जिस अल्टीमेटली जिस साल में बिजनेस बंद करेगा कोई भी व्यक्ति उसको उस साल का इनकम सेम ईयर असेस करके लेना पड़ेगा। सो दीज आर दी 5 पॉइंट्स where previous year and assessment year is one and the same। we have to understand it, we have to remember it क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। Now, finance bill is presented in the parliament, passed and executed as per finance bill. I'm not able to see it here. Can be classified into two categories. एक एक मिनट होल्ड कीजिए। Finance budget is presented, discussed in parliament, passed and executed as per the financial year, and financial year can be classified into two categories. First, year in which income is earned and another year in which year of paying the taxes, year of paying the taxes on income earned and deemed to be earned on advance basis। We will discuss this para subsequently, so we will continue। रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इनकम टैक्स। अभी इंडिया में इनकम टैक्स जो हम काउंट करते हैं या कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। The individual taxability of a person
depends upon the residency status as per Income Tax Act and not on the individual citizenship in India. So इंडिया में जो हम टैक्स पे करते हैं या टैक्स लाइबिलिटी हमारी जो डिसाइड होती है, that is decided on the basis of my residential status and not on the and not and and not on not the on the यहाँ कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, so now we will continue. The individual taxability of a person depends upon the residency status as per Income Tax Act and not on the individual citizenship in India. So यहाँ जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है या टैक्स लाइबिलिटी जो हमारी है वो रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिसाइड की जाती है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल सिटीजनशिप इंडिया। कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया के सिटीजन है लेकिन अगर वो बाहर सेटल हो जाते हैं तो उनको, जो व्यक्ति इंडियन सिटीजन होने के बाद अगर इंडिया में रहते हैं, दोनों के लिए अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होगा क्योंकि दोनों का रेसिडेंसी स्टेटस अलग होगा। An individual may be a citizen of the country, especially those who are living out. Individual may be the citizen of the country, but will be considered as non-resident as per tax guidelines or and vice versa. जैसे मैंने आपको अभी बता दिया कि हमारे इंडिया के जो हमारे कलीग्स फॉरेन में रहते हैं, they are the citizens of the countries, but because they are not residing in our country, they are non-residents of our. So there is a difference between tax structure. There is a difference in structure, tax structure for the residents Indian and non-resident Indians. So taxability of an individual depends on their residency status, which can be classified as. अभी residency status किस तरह से classify की जाती है? A resident not ordinarily resident who is known as a RNOR and a non-resident. So इन तीन कैटेगरीज में हर एक व्यक्ति की अपना रेसिडेंसी स्टेटस डिवाइड किया जाता है। तो हर एक व्यक्ति इट मस्ट बी हैविंग अ स्टेटस इन आइदर ऑफ दीज थ्री कैटेगरीज। मैं आइदर रेसिडेंट रहूंगा या आरएनओआर रहूंगा या नॉन रेसिडेंट रहूंगा, इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन टर्म्स सर एंड सेकंड कंडीशन। नंबर है जो RNOR, आगे उसमें आगे कौन आगे से आते हैं? आते हैं, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आगे। So this is for our direct participants. We have started a new batch for JAIIB and CAIIB examination for coming examination, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस कंडक्ट करते हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस हैं, एंड जिसमें हम कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का किट भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। For CIB participants, we provide case studies also because CIB में case studies plays a vital role, and because of this case studies practice आप आपका क्वेश्चन पेपर समय में कंप्लीट कर पाओगे एंड अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन या डिटेल लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। दोज हु आर इंटरेस्टेड कैन रेफर दैट एंड दे कैन गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन। साथ साथ मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि यही मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर आवर डिस्कशन। As per Income Tax Act, an individual tax assessee may be classified as under. तो RNOR के पहले first category was resident. So we will see who is coming under the resident. To become eligible for resident, an individual has to satisfy
आइदर ऑफ दी फॉलोइंग टू कंडीशन। ये नीचे जो कंडीशंस दी हुई है, दो कंडीशंस, इसमें से जो व्यक्ति कोई एक कंडीशन कंप्लाई करते हैं वो रेसिडेंट कैटेगरी में आ जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज स्टे इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। जो व्यक्ति एक साल में मीन्स प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा पीरियड के लिए अगर इंडिया में रह रहा है तो बाय डिफॉल्ट ही विल बिकम द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन? he can stay in India for immediately preceding 4 years. नहीं, he stay in India for the immediately preceding 4 years is 365 days or more and 60 days or more in the relevant financial year. और कोई व्यक्ति के अगर पुराने 4 साल में अगर वो इंडिया में 365 दिन से ज्यादा दिन रह रहा है एंड जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें अगर 60 दिन या उससे ज्यादा दिन रहता है तो ही बिकम्स द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। एंड इस दोनों में से 1 और 2 दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन अगर एक व्यक्ति कंप्लाई करता है, ही बिकम्स द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। As per new amendment effective from 2021, financial year 2021, an individual who is a citizen of India and who is not liable to pay tax in any other country will be deemed to be a resident in India. जो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। जो व्यक्ति इंडिया का सिटीजन है लेकिन रहता कहाँ भी हो, एंड अगर वो इंडिया के बाहर दूसरे कोई भी कंट्री में अगर उसको टैक्स लायबिलिटी नहीं है, टैक्स पे नहीं करना है, इन दैट केस उसको हम इंडिया का रेसिडेंट इन इंडिया करके मान सकते हैं। ही विल बी डीम्ड टू बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। As per new amendment effective bill from 2021, an individual who is a citizen of India, जो इंडिया का सिटीजन है, and who is not liable to pay tax in any other country, उसको और दूसरे कोई भी कंट्री में टैक्स लायबिलिटी नहीं है, टैक्स पेमेंट करना उसके लिए लायबिलिटी नहीं है, इन दैट केस वो हमारे लिए रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। हाउएवर, ये कंडीशन कब ये तो नॉर्मल कंडीशन प्रिस्क्राइब की, लेकिन उसके लिए देर इज वन मोर स्पेसिफिक कंडीशन इज देयर। हाउएवर, द कंडीशन इज एप्लीकेबल ओनली इफ द टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, इट मींस जो उनको इंडिया में इनकम कर रहे हैं वो, इफ द टोटल इनकम exceeds rupees 15 lakhs and nil tax liability in other countries by reason of his domicile or residence or any other criteria of similar nature। इसका मतलब क्या है कि उसको हम रेसिडेंट मानेंगे लेकिन उनका टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्सेज से जो इनकम होता है वो छोड़ के जो उसका इनकम है वो 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। एंड दूसरे देश में जहां का वो डोमिसाइल है, जहां रहता है, वहां के लिए उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर वहां के लिए अगर उनकी टैक्स लायबिलिटी है तो उनको वहां का जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड देन ही विल कम अंडर द नेक्स्ट कैटेगरी, रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। The individual will be classified as resident ordinary resident if the following two conditions are met। व्यक्ति को हम रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब कहेंगे कि अगर वो फॉलोइंग टू कंडीशंस आर मेट, वो ये दोनों कंडीशंस कंप्लाई करना है उसको। हियर इट इज नॉट और, हियर इट इज एंड। He has been a resident in India in the last 2 out of 10 years in immediately preceding years। तो पुराने 10 साल में, पिछले 10 साल में अगर वो 2 साल में भी एटलीस्ट अगर इंडिया का रेसिडेंट है, एंड इसके साथ साथ he has stayed in India for at least 730 days in 7 immediately preceding years। पुराने 7 सालों में वो इंडिया में एटलीस्ट 730 दिन या उससे ज्यादा पीरियड के लिए रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन वो कंप्लाई करते हैं, इन दैट केस वी कैन कॉल हिम एज ROR, रेसिडेंट ऑर्डिनरी।
रेसिडेंट। क्या क्या कंडीशन है? पिछले 10 साल में से एटलीस्ट 2 साल उसका रेसिडेंट स्टेटस होना चाहिए, एंड पिछले 7 सालों में उसका इंडिया में स्टे एटलीस्ट 730 दिन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लाई करेंगे देन ही विल बिकम द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Also, a citizen of India who is deemed to be a resident in India will be the resident and ordinary resident in India. जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी इंडिया का इंडियन सिटीजन है हु इज डीम्ड टू बी द रेसिडेंट इन इंडिया, उनका जो स्टेटस है वो ROR स्टेटस रहेगा। Now we are coming to the next category, RNOR, resident but non-ordinary resident। वो इंडिया के रेसिडेंट तो है लेकिन ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। कौन रहेंगे वो? RNOR status is given to these people who have non-resident in India during 9 out of 10 financial year preceding year। पुराने 10 साल में से 9 साल, एटलीस्ट कम से कम 9 साल वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग 9 आउट ऑफ 10 फाइनेंशियल ईयर्स। तो ऊपर कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 2। अगर 10 में से 2 रहेगा तो डेफिनेटली वो रेसिडेंट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ उन्होंने कंडीशन डाला है ओनली फॉर 1 ईयर भी अगर रेसिडेंट रहेगा फिर भी वो रेसिडेंट नहीं बन सकता है। तो 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो ही स्टेटस विल बी RNOR। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। और people who have been in India during 7 previous years preceding that year for a period of total of 729 or less। तो यहाँ क्या है? पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम पीरियड के लिए वो अगर इंडिया में रहता है तो वो रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। तो अगर वो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन कंप्लाई करते हैं तो ही विल बिकम द रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड देन हु इज द लास्ट कैटेगरी हु इज नॉन रेसिडेंट? an individual who is not satisfying the eligibility of ऊपर जो 3 कैटेगरी हमने डिस्कस किए, whether is resident, ROR or RNOR, would be considered as non-resident for the year as per the income tax law। जो भी व्यक्ति रेसिडेंट नहीं है, जो भी व्यक्ति ROR भी नहीं है, जो भी व्यक्ति RNOR भी नहीं है, उस व्यक्ति का स्टेटस होगा नॉन रेसिडेंट स्टेटस। Now taxability. In case of resident also, the total global income will be charged in India, income earned in India or outside India। And in case of non-resident and NROR, the tax liability in India is restricted to the income they earn in India। And in such cases, no tax is applicable on their foreign income। In case of non-resident और non-resident ordinary resident, उन्होंने उनका जो इंडिया में इनकम जो अर्न करते हैं उसी के ऊपर उनको टैक्स लायबिलिटी पे करनी है बिकॉज दे आर नॉन रेसिडेंट। एंड इन सच केसेस उनका जो फॉरेन में वो जो इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर वो इंडिया में टैक्स पे नहीं करेंगे, वो उस कंट्री में टैक्स पे करेंगे जहां वो रहते हैं या उस पर एप्लीकेबल टैक्स के लॉस के मुताबिक वहां वो टैक्स पे करेंगे। हाउएवर अगर कोई केस में डबल टैक्सेशन होता है, डबल टैक्सेशन मीन्स अगर दोनों कंट्री के ऊपर टैक्स, अगर कोई पर्टिकुलर इनकम के ऊपर अगर दोनों कंट्री क्लेम करती है, दैट इज नोन एज द डबल टैक्सेशन। इन केस ऑफ डबल टैक्सेशन वेयर द सेम इनकम इज बीइंग टैक्स इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, अगर कोई ऐसा इनकम होगा जिसके ऊपर इंडियन टैक्स लॉ के ऊपर भी उनको टैक्स पे करना है एंड जहां वो रहते हैं वहां के टैक्स लॉस के मुताबिक भी अगर उनको टैक्स पे करना है, देन इट इज कमिंग अंडर द डबल टैक्सेशन सिस्टम। तो इन दैट केस वो व्यक्ति क्या करेंगे? द इंडिविजुअल में रिजॉर्ट टू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट दैट इंडिया वुड हैव एंटर्ड इनटू विद दैट कंट्री टू अवॉइड पेइंग डबल टैक्स ऑन द सेम इनकम। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो जो इनकम उसने अर्न किया है उसके ऊपर दोनों कंट्रीज में अगर टैक्स पे करना है, दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। इन दैट केस
ही विल रिजॉर्ट टू इंडिया के साथ, इंडिया ने हर एक कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट ट्रीटी जो साइन किया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही विल पे द टैक्स, so that there will not be duplicate, will not be any double taxation for any individual. अभी तक हमने रेसिडेंट्स की कैटेगरी पढ़ाई स्टडी कर ली. नाउ वी विल गो फॉर फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इनकम टैक्स. जब तक आप इस टर्म्स को समझ नहीं पाओगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक आपको इनकम टैक्स समझना डिफिकल्ट हो जाएगा. So let us understand it one by one. First is assessee. Who is known as the assessee? Assessee is a person who is liable to pay the tax under any provision of the Income Tax Act 1961. जो व्यक्ति टैक्स पे करने के लिए लायबल है, उसको इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक या इनकम टैक्स एक्ट के लैंग्वेज में एसएससी कहा जाता है. इसके लिए आप जब रिटर्न फाइल करते हो, वहां भी लिखा रहता है नेम ऑफ द एसएससी, because when you are filing the return you become the assessee. So assessee is the person who is liable to pay the tax. जो व्यक्ति को टैक्स पेमेंट करना है उसको एसएससी कहा जाता है. पैन नंबर बताने की जरूरत नहीं है, सबके वैलेट में होगा पैन कार्ड. परमानेंट अकाउंट नंबर स्टार्ट्स, पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, विच इज, ये आपको सभी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. सो पैन नंबर का लॉन्ग फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, विच इज ए 10-digit यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर issued by the income tax department as unique identification ID. व्हाट इज अ पैन कार्ड में आप पैन नंबर में क्या क्या पूछ सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है. इट इज ए 10-digit यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर. एक व्यक्ति के लिए में एक पैन नंबर जो है वो एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा. देयर विल नॉट बी डुप्लीकेशन ऑफ दैट नंबर. कोई दो व्यक्ति के पास सेम पैन नंबर नहीं होगा. इट विल बी अ यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर. आपके पैन नंबर आप देख लीजिए, उसमें कुछ अल्फाज होंगे एंड कुछ नंबर्स होंगे. एंड किसने इश्यू किया है? इट हैज बीन इश्यूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. द पैन इज एप्लीकेबल टू ऑल द एसएससीज. मैंने काफी प्रीवियस सेशन में आपको बताया कि डेफिनेशन ऑफ पर्सन इज वाइडर टर्म देन दैट ऑफ द इंडिविजुअल. So as per section 231 of the Income Tax Act, a person would be anyone who is, अभी person की definition एक बार आप देख लीजिए. एंड इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल भी कवर होता है, एचयूए भी कवर होता है, कंपनी भी आ जाती है, फर्म भी आ जाती है, लोकल अथॉरिटी भी आती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, और एवरी आर्टिफिशियल और जुडिशियल पर्सन who is not included in any of the above mentioned category. So, person, the definition of a person is a very wider term. जब हम जब हम पर्सन करके टर्म यूज करता है, इट मीन्स दैट एंटिटी मे बी एनी वन अमंग दिस. तो इंडिविजुअल भी पर्सन में ही आ जाता है. एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, लोकल अथॉरिटी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो, एनीथिंग which is described in this unit is known as the person. Next is टैन नंबर. टैन नंबर का मतलब सर क्या है? एवरी आर्टिफिशियल में कौन आएगा? वैसे तो कंपनी कंपनी भी तो आएगी, आर्टिफिशियल. कंपनी आ जाएगी. यस, बट उन्होंने देखिए डेफिनेशन जब बनाते हैं ना, तब ब्रॉड डेफिनेशन आ जाती है. अगर कोई ये छूट गया होगा इसमें, अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, हम्म अगर वो छूट गया, तो टुमारो ही कैनॉट टेक एक्सक्यूज दैट मैं तो कंपनी नहीं हूं. आई एम हम्म, आर्टिफिशियल पर्सन बट आई एम नॉट अ कंपनी, सो आई एम नॉट पेएबल टू टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट. इसीलिए हमेशा डेफिनेशन ब्रॉड डेफिनेशन की जाती है. एवरी आर्टिफिशियल पर्सन इस मीन्स, एंड एवरी जुरिडिकल पर्सन, इस सभी आ गए, सभी उन्होंने इंक्लूड कर दिए इसमें. टैन रेफर्स टू टैक्स डिडक्शन नंबर. आपने ये देखा होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास टैन नंबर होगा. हमारे एज ए इंडिविजुअल वी डोंट हैव टैन नंबर, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पास टैन नंबर होगा. टैन नंबर इज अ टैक्स डिडक्शन नंबर which is, it is also a 10-digit alphanumeric number
allotted to, अभी किसको 10 नंबर लेना है? It is allotted to those who are liable to deduct TDS by the income tax department. So 10 number is known as a tax deduction number, 10-digit alphanumeric number issued by income tax department, and it is issued to those who are liable to deduct TDS. तो इसीलिए सभी ऑर्गेनाइजेशंस को 10 नंबर लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज TDS। आप जब आपको जब सैलरी मिलती है तो आपकी ग्रॉस सैलरी एंड कम से नेट सैलरी में डिफरेंस रहता है। आप देखते हैं मेरी नेट सैलरी क्यों कम है, तो उसमें अलग अलग हेड्स आते हैं। आपका फेस्टिवल लोन होगा, हाउसिंग लोन होगा, कार लोन होगा, साथ साथ एक कॉलम ये भी रहता है इन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इट मीन जब आपको इनकम मिल जाता है एट द वेरी मोमेंट टैक्स इज डिडक्टेड, दिस इज नोन एज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। So it was introduced in order to collect the tax from the very source of income. जब हमारे पास में ऑफिस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट हम करते हैं, वी डिडक्ट सर्टन परसेंटेज एज इज फ्रॉम द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू हिम। हमें जो अमाउंट उसको पे करना है उसमें से सर्टन परसेंटेज हम TDS करके डिडक्ट करते हैं एंड वी डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो वो हमने कहाँ से डिडक्ट कर दिया? एट द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। जब हम उनको इनकम पे करते हैं, इमीडिएटली वो जब डिडक्शन किया जाता है, दैट इज नोन एज ए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब हमारे सैलरी के थ्रू इनकम जनरेट हो जाता है, सोर्स ऑफ इनकम इज माय सैलरी, वहां एट दैट लेवल ओनली जो टैक्स डिडक्ट का किया जाएगा, दैट इज नोन एज TDS। ए डिडक्टर, a person or deductor who is liable to make the payment of specified nature to any other person deducted tax at source and remit the same to the central government. So who is liable? डिडक्टर में जो व्यक्ति सैलरी देने के लिए ये पेमेंट करने के लिए जिम्मेवार है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TDS रिकवर करे एंड गवर्नमेंट में डिपॉजिट करे। A deductee gets credit for TDS in Form 2626AS or TDS certificate issued by the deductor. अगर आपके ऑफिस में गलती से अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर का ज्यादा टैक्स डिडक्ट करते हैं, वो आपके पास आ जाएगा, आपने हमारा ज्यादा टैक्स डिडक्ट किया, आप क्या कहते हो? हम तो ये टैक्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही जमा करने वाले हो। अगले साल आपको 26AS में पता चल जाएगा, उतना अमाउंट आप वहां पे कम कर दो। This is what we are telling it to the contractors. And from where we are telling from this sentence. जो टैक्स हमारा TDS काटा जाता है, that is reflected in 26AS of that particular individual. There are various heads of income. So जो इनकम कोई भी व्यक्ति अर्न करता है, that income is categorized in either of these 5 categories. आपका इनकम either it will come in salary, it will come in income from house property, it will come in profit and gain of business or profession, capital gain, and income from other sources. So these are the 5 heads in which income is computed, income is calculated, income is divided. These are considered for the purpose of computation of taxes. इसीलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी व्यक्ति का जो इनकम है, इट शुड बी क्लासिफाइड करेक्टली, ताकि उस व्यक्ति के ऊपर या उस व्यक्ति के टैक्सेशन में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ जाए। नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी comprises various components such as wages, pension, gratuity, fees, commission, etc. सैलरी डजंट मीन ओनली जो हमें सैलरी मिलती है वो। सैलरी मीन्स जो भी वेजेस पे किए जाते हैं, वेदर इट इज तो लेबर को पे किए जाते होंगे, उनको डेली वेजेस वालों को जो डेली वेजेस पे किए जाते हैं। इट इंक्लूड्स पेंशन ऑल्सो। आपकी जो ग्रेचुइटी अमाउंट आएगी, दैट विल कम अंडर दैट सैलरी। फीस, कमीशन जो भी व्यक्ति को मिलता है, इट इज टू बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम सैलरी। And salary paid in advance, Section 35, and partner's salary in a firm is not categorized as salary under that. ये जो 2 फैक्टर हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर 31 मार्च में अगर किसी ने सैलरी पे की होगी एडवांस सैलरी करके, या जो पार्टनर को सैलरी मिलती है फर्म से, तो वो दोनों सैलरी इनकम करके वो नहीं दिखाएंगे. दैट विल बी देयर इनकम फ्रॉम बिजनेस. नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इनकम इज रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी. अगर हम कोई प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाते हैं, रेंट पे देते हैं, तो जो हमें रेंट उससे आएगा, दैट इज टू बी क्लासिफाइड अंडर रेंटल इनकम. रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज आर नॉट rental income from properties not occupied by the owner is included as income from house property. So rental income from properties not occupied by the owner, जो ओनर की प्रॉपर्टीज हैं एंड जो उसने खुद ने ऑक्यूपाई नहीं की है एंड रेंट पे चढ़ा दी है, तो जो इनकम उससे आ जाएगा, दैट इनकम विल बी कंसिडर्ड एज सेकंड कैटेगरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. Unoccupied properties have a notional income for taxation purpose. अगर एज पर टैक्स लॉ, अगर आपको दूसरे प्रॉपर्टीज के ऊपर टैक्स पे करना है फॉर रेंटल इनकम, एंड अगर आपने वो प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दी है, इन दैट केस आपको उसका नोशनल रेंट या नोशनल इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना पड़ेगा. नोशनल मीन्स एक्सपेक्टेड इनकम फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी एज पर द प्रिवेलेंट मार्केट रेट. सो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन रहता है, अकॉर्डिंग टू दैट जितना मैं इनकम वो प्रॉपर्टी से अर्न कर सकता हूँ, दैट इज नोन एज द नोशनल इनकम. So unoccupied properties have a notional income for taxation purpose. Profit and gain from business or profession includes partner salary or bonus are subject to tax during the previous year. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. Capital gains. Capital gain includes long-term and short-term capital gain from asset sale. Additionally, money or assets received from the insurer to the assessee in the previous year due to the natural disaster, civil disturbances, fires, or enemies actions are also taxable. कैपिटल गेन का मतलब क्या है? कैपिटल गेन का मतलब आपके पास अगर कोई एसेट है एंड आपने उसको परचेज करने के बाद थोड़े पीरियड के लिए या वॉट एवर में भी द पीरियड आपने उसको होल्ड कर दिया, एंड आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सर्टन टाइम आप अगर उसको बेचते हैं, तो जिसमें आपको जो प्रॉफिट हो गया, दैट इज नोन एज द कैपिटल गेन. कैपिटल गेन दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है. वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. इस बजट में लॉन्ग टर्म गेन एंड कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काफी कुछ चेंजेस आ गई. इन एडिशन टू दैट, money or asset received from the insurer to the assessee in the previous year due to natural disaster, civil disturbances, fires और एनिमी एक्शन एक्सेट्रा आर टैक्सेबल. अगर कोई व्यक्ति को उसने अगर इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली होगी रिगार्डिंग नेचुरल डिसास्टर, सिविल डिस्टर्बेंसेस, फायर्स और एनिमी एक्शंस, जिसमें ये रिस्क कवर होते हैं, एंड उसमें से अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी को प्रीवियस ईयर में कॉम्पेंसेशन मिला है, तो जो भी उसको कॉम्पेंसेशन मिला है या जो भी पैसा उनको मिला है, दैट मनी इज taxable in India as per section 45 of the act. So this is the very important, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. तो अभी तक हमने जितना डिस्कशन किया है, आज हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है. तो आपको अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज प्रेस दिस लाइक बटन, बिकॉज दिस विल बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. मेरे लिए यही आपकी जो एक्शन है, यही एक्शन मेरे लिए नए नए वीडियोस बनाने में प्रेरित करती है, प्रोत्साहित करती है. आपको अगर आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, तो ये मैसेज आप आपके फ्रेंड्स एंड कलीग्स को भी कन्वे कीजिए, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके. आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज प्रेस दिस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएंगे एंड यू विल नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देखते हो, ये हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देखते हो,
एंड कभी आपको अगर कोई क्वेश्चन या डाउट आ जाता है तो प्लीज आप हमें इस कमेंट बॉक्स के थ्रू या इस मेल आईडी पे कन्वे कीजिए. डेफिनेटली वी विल रिस्पॉन्ड. With this, we will conclude our discussion here for a day, and I wish you all the best and thank you very much.